हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एट इंस्टीट्यूट। चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना। इससे पहले वाले क्लास में बेटा हम लोग ने नेचर एंड फीचर पढ़ा था और उसके बाद डेफिनेशन पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था मैनेजमेंट का। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट का बेटा क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो बता दे बेटा, हमारे क्लास 11th में ये चीज आपने पढ़ा होगा बिजनेस में कि हमारा बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसी तरह सेम एज इट इज हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी 3 होते हैं और वही होते हैं जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, यानी मैनेजमेंट पहले अपने कंपनी के बारे में सोचता है, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद पर्सनल मींस एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, ठीक है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे तब जाके मैनेजमेंट अपना कंप्लीटली अपना ग्रोथ अपने कंपनी कर पाएगा और आगे बिजनेस हमारा ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेटा हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है कि कंपनी हम मैनेजमेंट अपने बारे में सोचता है, यानी अपने कंपनी के बारे में सोचता है, जिसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सर्वाइवल, प्रॉफिट और प्रिया ग्रोथ, है ना बेटा। तो यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेटा उसमें 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लेके चलता है मैनेजमेंट, है ना। इसमें जिसकी अपने कंपनी के बारे में सोच रहा है ना, जिससे उसका कंपनी ग्रोथ रहा है, जिसमें लिखा भी है देखिए, दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, सर्वाइव के बारे में सोचा जाता है। तो इसमें बेटा 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है वो क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यानी पहले हमें मार्केट में बेटा टिकना पड़ेगा। जब तक बेटा हम मार्केट में टिकेंगे नहीं तब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मार्केट में सर्वाइव करने का मतलब प्रिया क्या होता है बेटा, मार्केट में सर्वाइव करने का मतलब कि अपने कॉस्ट को कवर करना। मतलब ये कि अगर हमने पहला बिजनेस स्टार्टअप किया है तो उसमें जितना खर्चा हमने किया है वो पूरा कॉस्ट हमारा अगर कवर हो जा रहा है, इट मींस हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। समझ गया ना, जितना हमने खर्चा किया बेटा अगर वो कॉस्ट कवर हो जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या करे बेटा, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्लियर जी। इसमें लिखा भी है देखिए, टू जनरेट द सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट, यानी कि हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है जिससे हम अपने कॉस्ट को कवर कर सकें। ये हमारे लिए सर्वाइवल काम करता है, यानी हम मार्केट में टिके रह सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव करना है। और जब हम मार्केट में बेटा सर्वाइव करने लगे, अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तभी हम रिस्क को बियर कर सकते हैं। यानी कुछ अलग से अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है या फिर हमको अलग से कोई सडनली खर्चा आ गया या रिस्क क्रिएट हो गया, तो उसको बियर करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो कि प्रॉफिट हमारा हेल्प करता है रिस्क को बियर करने में, है ना आयुष। तो सेकेंड हमारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रॉफिट कमाना। समझ गए मेरी बात ना बेटा, प्रॉफिट कमाने का मतलब ये है कि हम अगर मार्केट में टिक गए, हम अपने कॉस्ट को कवर कर ले रहे हैं, तो अगर उसके बाद अचानक से सडनली कोई रिस्क आता है, क्रिएट होता है हमारे बिजनेस में, तो उसको हम बियर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और जब हमारे मार्केट में बेटा प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आने के बाद बेटा अब हम लोग ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ग्रोथ। यानी थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि बिजनेस को बेटा एक्सपेंड करना है, फैलाना है, बड़ा करना है। क्योंकि देखिए पहले मार्केट में हम सर्वाइव कर लिए, टिक गए, फिर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब प्रॉफिट आने लगा देन हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तभी तो हमारा मार्केट अच्छा चलेगा। क्लियर है बेटा। तो ग्रोथ में क्या क्या चीज आप करेंगे बेटा, जरा देखिए। तो ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, अब हम नया ब्रांच खोलेंगे, फ्रेंचाइजीज लेके अपना अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम अपना क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे। फिर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, हम अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, अब नए नए ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे मार्केट में, ठीक है। और क्या करेंगे बेटा, इंक्रीजिंग द मार्केट साइज, अपने मार्केट साइज को बेटा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर बेटा, इंक्रीज में तो और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपने बारे में जो हम सोच रहे बेटा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, जो कि हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा हम चलते हैं सोसाइटी की तरफ। अब हम समाज के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर सोसाइटी खुश तो हमारा बिजनेस सही, है ना। यानी सोसाइटी खुश तो हम खुश, गुडविल कमाना है मेरे को, है ना। तो
यहां पर क्या है कि इट इज फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम यहां पर अपना काम करेंगे, फोकस करेंगे अपने सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जरा देखिए तो क्या ऑब्जेक्टिव हम अपने सोसाइटी के लिए करेंगे बेटा, जरा देखिए तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है बेटा। पहला, टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम इतना अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। हम ऐसा नहीं कि एकदम एक्सपायरी दे दिए, है ना, अच्छा क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट का, वो जबरदस्ती बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे बेटा। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हम दे रहे हैं सोसाइटी में, तभी हम बेटा मार्केट में खुश हैं, मार्केट में टिके हुए हैं, मेरा मार्केट में गुडविल जनरेट हो रहा है। क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो नहीं गया। जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा वो वाला मैगी वाला, कि थोड़ा सा उसका क्वालिटी डाउन हुआ था जिसकी वजह से उसका मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, हुआ था ना। तो यही है कि हमको पहले क्वालिटी पे ध्यान देना है, यानी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। दूसरा बेटा में क्या करना है, रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, कि मिनिमम प्राइस में, एटलीस्ट इतना प्राइस हो जिसको सोसाइटी अफोर्ड कर सके, सोसाइटी खरीद सके। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा प्राइस लगा दे कि 100 में से सिर्फ 10 ही लोग आ रहे हैं, तो क्या मतलब बेटा आपका बिजनेस का, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना, आपको पूरा मार्केट कैप्चर करना है, तो पहले आपको रीजनेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कम प्राइस में कम दाम में देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने समाज में बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, जिससे क्या होगा, सोसाइटी खुश रहेगी कि यार मुझे रोजगार मिल रहा है उस कंपनी से, अच्छा कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी, चलते हैं, है ना, मौज करते हैं वहाँ। क्लियर। फिर इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब अपने नेशनल इनकम को ग्रोथ करेंगे बेटा, मतलब सोसाइटी खुश से बेटा हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा ना, यानी नेशनल इनकम बढ़ेगा। फिर एजुकेशनल फैसिलिटी दे रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हो रहे हैं, उनकी स्किल डेवलप्ड हो रही है। स्किल डेवलप्ड होगा तो बेटा वो अच्छा होता नहीं, कि जैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास स्किल होता है लेकिन उनको मतलब इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो गाइडेंस अगर हम दे रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं अपने कंपनी में, है ना। तो ये पहचान हमें कब होगी, जब हम ट्रेनिंग देंगे। क्लियर। उसके बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 1 मार्क्स में पूछता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्शन हमारा किस में आता है, सोशल डेवलपमेंट में आता है, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। क्लियर। बिजनेसमैन को यानी कंपनी को जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट या फिर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे वातावरण को। ठीक है। फिर सिविक एक्टिविटी करेंगे, सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे, जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए शौचालय में कुछ अगर कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, है ना। रोड वगैरह डैमेज हो रहा है तो वहाँ क्लेरिफाई करेंगे, कुछ सोशल एक्टिविटी में प्लांटेशन वगैरह कर दिए हैं, है ना। तो ये सब एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं उसको सिविक एक्टिविटी कहते हैं, तो ये भी हम कर रहे हैं अपने सोसाइटी को खुश करने के लिए, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर देन हम चलते हैं बेटा एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं और उनको हम खुश रखते हैं। कैसे खुश रखेंगे, उनको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन। क्यों कर रहे हैं बेटा पता है, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तभी वो अपना 100% हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देंगे। अगर वो अपना 100% देंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा, उन्हीं के बदौलत पे है, उन्हीं पे पूरा न्यू टिका हुआ है, तो उसको खुश रखना है, तभी हमारा क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा, जीवन यापन होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, ये सब जो भी है। तो जरा देखिए बेटा क्या लिखा है, इट इज़ फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में हमको यहाँ ध्यान देना, मेन क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव जरा ध्यान देंगे बेटा मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या क्या देंगे, कॉम्पिटेटिव सैलरी, अच्छा सैलरी देंगे, जितना उनका क्वालिफिकेशन उनके आधार पर उनको सैलरी देंगे। गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर का मतलब होता है बेटा कि कलिग्स, जो आपके आस साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उसको पीयर्स कहते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिस्पेक्ट, हम अपने मैनेजर हैं तो हम अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम इतने बड़े हैं, मेरे पास इतना राइट्स है तो उन पर हम डांट रहे हैं, दपट रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करने से वो भाग जाएंगे, अच्छे एम्प्लॉय भी छोड़ देते हैं, तो हमारा बिजनेस कोई मतलब नहीं है। अच्छे एम्प्लॉय चल जाने का मतलब क्या है, गुडविल डाउन हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स से रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। कोई नए एम्प्लॉय मेरे में आया तो हमको अपने कंपनी के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ये सब जरूरी है। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, हम उनको प्रॉफिट पे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, यानी कि उनका हिस्सेदारी हमारे प्रॉफिट में भी है, क्योंकि वो ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि हमारे बिजनेस में जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है
तो उन्हीं के बदौलत हो रहा है, तो उनका हिस्सेदारी बनता है, ठीक है, तो वो हिस्सेदार होंगे उस प्रॉफिट के। उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटी, उनको एजुकेशनल फैसिलिटी देंगे, है ना, मतलब जो भी मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना है ना, तो वो फैसिलिटीज़ उनको देंगे। क्लियर? तो ये आई होप बेटा ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या होता है प्रिया? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको बताने से पहले बेटा हम आपको बता दें, इसका एक कोड से इसको याद करते हैं। इसमें एक कोड हमने बनाया है, सीए दिया, सीए दिया, एक दिया थी वो सीए है, समझ गए, वो है अभी भी, कोई होगी कोई ना कोई, तो सीए हो गई। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सी से हमारा होता है आपका क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आई यूज क्या है बेटा, सी से बेटा क्या है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ए से हमारा क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल, हमारे ग्रुप को गोल का अचीव करना है, ना तो इंडिविजुअल, सबका ग्रुप गोल अचीव करना है। डी से हमारा क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक। आई से हमारा क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एंड ए से हमारा होता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सी से बेटा है क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बात समझिएगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपने डिसीजन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि होता क्या है कि हमारा मार्केट क्या होता है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है, हर टेक्नोलॉजी, टेक्निक, स्ट्रेटेजी मार्केट में क्या होता है बेटा, बदलते रहता है। तो वो डायनेमिक इन्वायरमेंट है कि नहीं, हमारा जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो क्या है मार्केट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट। अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट जो मार्केट है बेटा वो क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है। डायनेमिक का मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट है जो बदलते रहता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए, अपने डिसीजन उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके चेंज करते रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक मेरी कंपनी है और एक प्रिया कंपनी है, ठीक है। मेरे कंपनी का नाम है नोकिया कंपनी, ठीक है, और प्रिया कंपनी का नाम है सैमसंग, सही है ना। तो हुआ क्या है, स्टार्टिंग में जब नोकिया आया था तो नोकिया बहुत अच्छा मतलब फ़ोन था स्टार्टिंग में, देखिए ना ऐसे जस्ट लाइक ऐसे था, उसमें ये था, ये नोकिया हो गया आपका, ठीक। और एक है आपका सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, वो भी सैमसंग आया था उसके जस्ट बाद आया था। हालांकि सबसे पहले कौन आया था, नोकिया आया था, उसके बाद सैमसंग आया, फिर कई सारे कीपैड फ़ोन आने लगे छोटे छोटे। तो सबसे पहले आपका नोकिया फ़ोन आया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि आया तो मार्केट में छा भी गया था, सब लोग के हाथों में नोकिया फ़ोन आ गया। उससे पहले मोटरोला फ़ोन था, तो पता नहीं कौन कौन से ऐसा ऐसा फ़ोन भी आता था, ये ऐसे ऐसे करके आता था, ऐसे करके प्रिया आता था ना। तो नोकिया जो था आया, मार्केट में छा भी गया, सब कुछ सही चल रहा था। सैमसंग उसके बाद आया, वो धीरे धीरे छाने लगा, लेकिन सबसे पहले तो नोकिया था ना बेटा, कि गिर भी जाता तब भी नहीं खराब होता था, सुनने में आता था, और उसका अच्छा खासा उसका कीपैड चल रहा था, मतलब फ़ोन टकाटक चल रहा था, उसमें रिचार्ज करो, अपना कॉल करो, क्लियर। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद टेक्नोलॉजी अपडेट होने लगी मार्केट में, समझ रहे मेरी बात, टेक्नोलॉजी क्या होने लगी बेटा, अपडेट होने लगी, नए नए फ़ोन्स आने लगे, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स आने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते टच स्क्रीन वाला फ़ोन आ गया, आया कि नहीं आया। तो जब बेटा टच स्क्रीन वाला फ़ोन आया तो नोकिया भी, मतलब सॉरी सैमसंग यानी जो प्रिया का जो कंपनी था, वो उस टच स्क्रीन वाले फीचर्स को उन्होंने भी अडॉप्ट किया और अपने फ़ोन में उस क्वालिटी को लेके आया। लेकिन जो मेरी कंपनी थी नोकिया, वो क्या हो कि हम उसको सोचे कि अरे यार छोड़ो, यही जो चल रही है वो चलने दो। लेकिन हुआ क्या इससे कि मेरा मार्केट क्या हो गया बेटा, डाउन हो गया एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। क्लियर हुआ। तो यही बेटा मैनेजमेंट कहता है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे मार्केट में जो भी चीज़ बदल रही हैं, अपडेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी उस अडॉप्ट को, चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने कंपनी में लागू करना चाहिए, समझ गए। जिससे क्या होगा, हमारा कंपनी आगे ग्रोथ करेगा, नहीं तो हमारा कंपनी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर आकाश, क्लियर। जब देखिए इसमें लिखा क्या, एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट टू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को क्या करता है बेटा, मोटिवेट करता है टू अडॉप्ट द चेंजेस, वो चेंजेस को अडॉप्ट करे, मतलब अपने अंदर लाए, विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम, उनको कन्विंस किया जाता है कि हाँ किया जाए, दैट चेंज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो जो चेंजेस आ रहा है बेटा, उस चेंजेस को अगर एम्प्लॉय सीख रहे हैं तो उससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि बट इट इंप्रूव द एम्प्लॉयज वर्क ऑल्सो इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एम्प्लॉय हैं और हम बोल रहे हैं कि बेटा, उन लोगों को बोल रहे हैं कि देखो यार मार्केट जैसे जैसे अपडेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग भी अपडेट करो अपने आप को। तो कई एम्प्लॉय सोचते हैं अरे यार क्या डेली डेली अपडेट हो रहा है, बैक हम नहीं करेंगे।
तो क्या उस टाइप के एम्प्लॉय मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे बेटा। वही एम्प्लॉय बेटा कंटिन्यूसली आगे ग्रोथ करते हैं जो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, नए नए टेक्निक्स मार्केट में जो भी आ रही हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। समझ गए? तो इससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा बल्कि अपना खुद ग्रोथ होगा बेटा। मान लीजिए मेरा स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो गया, मार्केट के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके उसके अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई और कंपनी से ऑफर आया तो वो बोलेगी कि ये चीज़ नॉलेज है कि नहीं तुम्हारे पास, तो अगर होगा तो हम चले जाएंगे, नहीं चलेंगे बेटा? अगर नहीं होगा तो नहीं जा पाएंगे, ऑफर नहीं ले पाएंगे। ये वही बोलना चाह रहा है कि ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो बदल रहा है बेटा, तो ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि एम्प्लॉय को बदलना चाहिए। एम्प्लॉय को कैसे कन्विंस कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा बल्कि तुम्हारा भी होगा। क्लियर? तो मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है बेटा कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, टाइम टू टाइम अपने डिसीजन को बदलते रहता है, अडॉप्ट करता है फीचर्स को। क्लियर? दूसरा ए से क्या है? अचीविंग ग्रुप गोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट बेटा, तो सब अपना अपने में ही लगे हुए हैं। समझ गए कि हमको अपना टारगेट करना, हमको अपना टारगेट करना, हमको अपने डिपार्टमेंट टारगेट करना है। तो मैनेजमेंट का काम यहाँ पर क्या है कि सबको लेके चलना है। उसको ये बोलना है कि देखो तुम अपना अपना मत देखो, तुम लोग ये सोचो कि मेरी कंपनी है। समझ गए? क्या बोलते हैं इसको? नॉट आई वी आर। हम लोग एक यूनिटी है, हम सबको मिलकर अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, ना कि अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का गोल अचीव करना है। क्लियर हो गया? तो वही बोल रहा है कि अचीविंग द ग्रुप गोल, हमको ग्रुप का गोल अचीव करना है ना कि इंडिविजुअल। क्लियर? ये मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस है। वो क्या करता है? ग्रुप के गोल को अचीव करने में एफर्ट लगाता है, सबको ट्रेंड करता है कि सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के यानी ग्रुप गोल को अचीव किया जाए। समझ गए? जो टारगेट है दिखा है ना, द मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। ऑल द इंडिविजुअल मतलब सारे इंप्लॉइज अलग अलग इन द कॉमन डायरेक्शन, उनको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल को करने के लिए। समझ गए? इसमें कोई डाउट है बेटा? आपको बताइए, नहीं है ना? पक्का? थर्ड बेटा हमारा क्या है? डी से क्या है बेटा हमारा? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो इससे पहले वाले आप लोग टॉपिक पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने पढ़ा है सोसाइटी पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी यानी मैनेजमेंट सोसाइटी पे ध्यान देता है, वही चीज है। यहां पर बेटा सोसाइटी को डेवलप करना है, सेम वही पॉइंट यहां रिपीट कर रहा है। तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो चीज पढ़े वही चीज इसमें आया है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब कि सोसाइटी को इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, जिससे कि मेरा ग्रोथ हो। तो लिखा है द एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोवाइड बेनिफिट या वेलफेयर टू द सोसाइटी। सोसाइटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वेलफेयर प्रोवाइड करता है, जैसे क्या क्या? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, कम दाम में अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जिसको वो अफोर्ड कर सकें, है ना बेटा? दूसरा क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार दें उनको, ठीक? कॉम्पिटिटिव अच्छा सैलरी दें उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। समझ गए? ऐसा नहीं कि वो MBA क्वालिफाइड है तो उनको 30,000 की सैलरी दें और उनको रख ले जबरदस्ती मजबूरन। उनकी मजबूरी है उनको काम करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कम में निपटा देना चाहिए। जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके से फेयरली उनको सैलरी देना चाहिए। समझ गए? तभी वो रहेगा। फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मतलब इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट को ध्यान देता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि सोसाइटी को इंप्रूवमेंट होता है। क्लियर? अच्छा मैनेजमेंट होगा तो सोसाइटी को भी लेके चलेगा। तो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ा। पहला क्या? क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। वो क्या करता है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, मतलब कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहता है, अपने कंपनी को अपडेट करना, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट उन्हीं को माना जाता है जो कंपनी को टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से अपडेट करते रहे। दूसरा, सारे एम्प्लॉय को बोलता है कि सब लोग मिलके ग्रुप गोल को अचीव करो, यानी कॉमन गोल को अचीव करो, इंडिविजुअल नहीं। क्लियर? तीसरा, सोसाइटी का डेवलपमेंट। आई से क्या है बेटा हमारा? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी में तो आप लोग पढ़े थे, आप लोग क्या था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, है ना? कम खर्चों में ज्यादा से ज्यादा पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली। यही ना होता बेटा? तो वही है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना मैनेजमेंट का काम है। ये मैनेजमेंट का चौथा इंपॉर्टेंस है। लिखा है द मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। वो क्या करता है? सबके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और कॉस्ट को कम करता है विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। मान लीजिए हम और अंशिका है, अंशिका नहीं, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 2 एम्प्लॉय है, मान लीजिए अभिषेक और अंशिका, ठीक है? दोनों को हमने टारगेट दिया, हमने ये दिया कि आप लोग क्या करना है कि आप लोग को शर्ट बनाना, मान लीजिए, ठीक है? क्या बनाना बेटा? मान लीजिए हाँ पैंट बनाना है, चलो ठीक है, दोनों को पैंट बनाने का टारगेट दिया गया, ठीक है? स्कूल का पैंट जानते हैं ना, तो स्कूल का पैंट बनाने का टारगेट दिया गया। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर 2 हैं,
दोनों का दिमाग अलग है। एक के पास क्या है बेटा, अभी एक के पास नॉलेज है और दूसरे के पास एक्सपीरियंस है। बात समझिएगा। तो देखिए दोनों में से अच्छा कौन करता है? एक्सपीरियंस वाला। तो हुआ क्या कि जो अभिषेक है उन्होंने क्या किया, उनको दिए टारगेट कि बेटा आपको पैंट का, ये नहीं बोले कितना करना है, बस बोले कि एक कपड़े का पीस दे दिया सेम साइज, अब बोला पैंट का प्रोडक्शन करना है, आपको बनाना है। ठीक, तो अभिषेक ने पैंट बनाया, ठीक, बना दिया अभिषेक। इन्होंने क्या किया, अच्छा सा पैंट बना दिया, बड़ा अच्छा डिज़ाइन दे के, तो ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या दिया, ठीक। और जो अंशिका थी उसने क्या किया, साइज देखिए वही है बेटा, देख रहे हैं साइज वही है ना, लेकिन उसने क्या किया बेटा, थोड़ा सा जगह यहाँ लिया, देख रहे हैं, और थोड़ा जगह यहाँ लिया। मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किसने किया? और वेस्टेज अगली बार आपको अच्छा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझे कि नहीं बेटा, यहाँ पर मैनेजमेंट क्या देखा है कि कौन अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है। तो मैनेजमेंट को ये करना है कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइज्ड होने चाहिए। क्लियर हुआ ना बेटा? तो यहाँ पर मैनेजमेंट का हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर आप क्या करता है मैनेजमेंट, सबकी एफिशिएंसी, सबकी प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी, उनकी स्किल को डेवलप करता है ताकि हमारे कंपनी में वेस्टेज ना हो। ये फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसमें कोई डाउट है बताइए? नहीं है। एंड लास्ट हमारा है अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कौन? एम्प्लॉइज। भाई मैनेजमेंट सबको लेके चल रहा है, एम्प्लॉय को नहीं लेके चलेगा। सब अच्छा मैनेजमेंट बेटा, सच बताए ना, अच्छा मैनेजमेंट यही होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेके चलता है। समझ रहे? ये मैसेज सबको जा रहा होगा कि अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, सबको एम्प्लॉयज़ को लेके चलता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की बदौलत ही उसका कंपनी आगे चल रहा है, चाहे स्कूल हो चाहे कंपनी, कोई भी हो। तो अच्छा मैनेजमेंट हो तो उससे हमारा ग्रोथ होता है, हमारा मार्केट कैप्चर होता है। हमें अपना नहीं सोचना, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो भविष्य अगर अच्छा करना है तो सबको लेके चलो यूनिटी के साथ। क्लियर? तो देखिए बेटा इसमें क्या लिखा है कि अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज से पूछना कि उनके नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको जरूरतों को उनको पूरा करना, तभी वो फुल्ली क्या करेंगे, फुल्ली 100% एफर्ट अपने हमारे कंपनी में लगाएंगे। नहीं तो ऐसा पता चला कि घर से टेंशन में आए हैं, लड़ झगड़ के, या फिर कर्जा में डूबे हुए हैं और बेचारे टेंशन में काम कर रहे हैं, तो ढंग से काम भी नहीं हो पाएगा और वो भी बीमार रहेंगे। तो इससे बढ़िया है कि उनसे पूछो, है ना, उनको मोटिवेट करो, है ना, उनको समझाओ, उनको फैसिलिटीज़ दो, है ना, उनको हेल्प करो, है ना प्रिया, ताकि वो अगर सेटिस्फाइड रहेंगे हमसे खुश रहेंगे, तभी तो अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। तो ये चीज़ इसमें कह रहा है बेटा। देखिए इसमें बोला भी है कि ए गुड मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है, इज फोकस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसका पूरा फोकस किसमें होता है? एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, ऑफ द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉय के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ये एक अच्छे मैनेजमेंट का पहचान है। समझ गए? क्या क्या पॉइंट इसमें करेगा? प्रमोशन देगा, उनको खुश रहेंगे सब, ठीक है, छोड़ के भागेंगे नहीं सब, छोड़ भाग जाते हैं सब, कुछ लोग वीडियो देख रहे हो समझ रहे। इंक्रीजिंग सैलरी, बड़ा अच्छा है सोशल मीडिया। इंक्रीजिंग सैलरी बढ़ाना चाहिए बेटा, सैलरी बढ़ाना चाहिए। उसके बाद लर्निंग न्यू स्किल नॉलेज, है ना, उनके न्यू स्किल्स नॉलेज को लर्न सिखाना चाहिए। कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय है, अब कोई भी अपडेटेड चीज़ मार्केट में आई है तो क्या करेंगे? नए एम्प्लॉय को रखना चाहिए या पुराने एम्प्लॉय को उसको सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए ना बेटा ना। ऐसा थोड़ा कि मतलब नया एम्प्लॉय तो वो अच्छा करेगा, हमारे पास जो पुराने हैं बेटा ना वो खास होते हैं, समझ रहे हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड ये कहा जाता है। तो उनको ट्रेंड करें, उनको न्यू टेक्नोलॉजी अपडेटेड है उनको ट्रेंड करें उसके बारे में, तो वही चीज़ है, नॉलेज दें, है ना। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, वही अपने कलीग्स, अपने मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, जो साथ में काम कर रहे हैं कलीग्स, पीयर में क्या होता है, जो कलीग्स जो साथ में काम करते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, है ना, इज्जत दें, है ना, और कुछ मतलब क्या देंगे, गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा कंडीशन दे काम करने का, समझ गए। तो ये सब करेंगे बेटा, मैनेजमेंट करेगा तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल होगा। क्लियर? तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे, याद है आप लोगों को? जरा आपको बताइए तो क्या क्या था हमारा बेटा इंपॉर्टेंस में? सीए दिया, सी से क्या था? वेरी गुड। ए से वेरी गुड, ग्रुप गोल्स। और सी से, हाँ डी से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वेरी गुड। आई से इंक्रीज एफिशिएंसी, ए से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, आप लोग याद हो गया। चल तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये पूछा जाता है बेटा कि हमारा जो मैनेजमेंट है
वो किस नेचर का है। मतलब ये कि मैनेजमेंट एज ए साइंस है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट है, या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है। समझ गए मेरी बात बेटा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस और आर्ट से कंपेयर करेंगे कि हमारा मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, फिर दोनों को समझाएंगे लेके। क्लियर है बेटा। उसके बाद प्रोफेशन को क्लियर करेंगे। समझ गए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट एज ए आर्ट और साइंस को लेके पहले चलेंगे कि हमारा मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। इसमें हम लोग वही आपको बता दिए कि मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तीनों को मैं एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है कि प्रोफेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को लेके चलेंगे, साइंस और आर्ट को, कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट है कि साइंस है, कि प्योर साइंस है, प्योर आर्ट है, क्या नहीं है, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट एज ए साइंस को समझते हैं, है ना यूज। मैनेजमेंट हमारा साइंस है कि नहीं, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये 1 मार्क्स में क्या मार्क्स में पूछता है, एग्जाम में आता ही आता है। केस स्टडी तो पूरा आता है। आप लोगों को बड़ा एक चीज़ बताते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज़ में जो जो पॉइंट है उसको बाकायदा डीपली समझना हमें बहुत ज़रूरी है, और एक एक टॉपिक को लेके चलना है। अभी हमारे पास पूरा टाइम है प्रॉपर, समझ रहे हैं। तो अच्छे से अगर हम लोग इसी तरीके से हम लोग जिस तरह के पढ़ रहे हैं ऐसे अगर हम लोग चलते जाएँ तो हम लोग का पूरा 100% रहेगा। समझ गए। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस को समझते हैं कि हमारा साइंस है कि नहीं, प्योर मैनेजमेंट हमारा। साइंस हमें क्या बताता है बेटा, साइंस कैन बी डिफाइंड, हमारे सबसे पहले साइंस को समझते हैं कि साइंस क्या है। कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो एक स्टडी मटेरियल है, जो पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है, किसी के द्वारा एक्सपेरिमेंटेड कर दिया गया है। समझ गए। जो कि एक स्टडी मटेरियल में आपको अवेलेबल मिलेगा। समझ गए। तो वही बोल रहा है कि ये सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। क्लियर है बेटा ना, जिसके ऊपर पूरा अच्छा सा रिसर्च हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, तब वो एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड हुआ है। तो उसको कहा गया है कि मैनेजमेंट, ये साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जिसपे पूरा डीपली ऑब्जर्वेशन किया गया है, एंड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स, जिसका फैक्ट एंड रिजल्ट निकाला गया है कि इसको ऐसे करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या बन के आएगा, जिसके ऊपर कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है, तब जाके हमारा साइंस तैयार हुआ है। समझ गए बेटा। तो साइंस के बारे में आप लोग समझ गए क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड है, जो वेल एक्सपेरिमेंटेड है और यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसका कहीं पर भी आप उसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा, वो साइंस कहता है ना। जिसमें आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ में, तो वो सब जानते हैं, सब साइंस वाला है। समझ गए। तो हर जगह कहीं भी अप्लीकेबल अप्लाइड करेंगे तो उसका एक सेम रिजल्ट बन के आता है। बट उसको कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, देखते हैं। तो फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस जरा पढ़ते हैं इसका, मैनेजमेंट का। सबसे पहले बता रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है कि ये भी हमारा क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब ये सबसे पहला कंपेयर ये हुआ कि जिस साइंस भी क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक स्टडी मटेरियल के द्वारा अवेलेबल है। समझ गए। जिसको पढ़ के लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट भी क्या है बेटा, एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसका, जिसको पढ़ के हम लोग रीड करके कंप्लीटली क्वालिफाई करके एकदम जाके हम उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है कि साइंस मैनेजमेंट हो गया। जरा देखते हैं। Like science, in management also there is the availability of systematic and organized study material, है ना बेटा। इसमें भी organized study material same as it is science की तरह मिलेगा मैनेजमेंट में। So first feature जो हमारा बताया, science is present in the management, यानी कि पहले फीचर में हमको ये पता चला कि जो हमारा पूरा साइंस मैनेजमेंट जो है वो पूरा साइंस है फर्स्ट फीचर में। क्यों? क्योंकि जो साइंस में स्टडी मटेरियल होता है, जो एक्सपेरिमेंटेड, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं जितने लोगों ने जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड किए हैं, उसी तरह मैनेजमेंट का भी एक स्टडी मटेरियल बन के आता है। समझ गए मेरी बात बेटा। क्लियर। लॉजिकल फैक्ट। ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्वालिफाई कर गया कि यानी कि हमारा मैनेजमेंट जो है साइंस है। ठीक है बेटा। पहला फीचर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो वेल क्वालिफाइड एक मटेरियल स्टडी मटेरियल होता है, जो मैनेजमेंट में भी होता है। ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल जो भी बनता है, सिद्धांत जो भी बनता है बेटा, वो किस पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, जो कि मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट तैयार होता है बेटा, वो डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही तैयार होता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है बेटा, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, समझ मेरी बात ना, जिसके बाद जो रिजल्ट आया
वो कहीं भी अगर अप्लीकेबल करेंगे तो वो उसका सेम रिजल्ट आएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल होता है, कि कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका सेम आ रहा है रिजल्ट। लेकिन बट सिंस मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट है, यहाँ तक तो चलो ठीक है कि हाँ डीपली ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होता है, बट कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है, कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलना पड़ता है। जैसे क्या एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पर मैनेजमेंट मार खा जाता है, जहाँ पर साइंस नहीं काम आता है, जहाँ पर साइंस फेल हो जाता है मैनेजमेंट के केस में। कहाँ पर? ह्यूमन, डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, समझ गया ना? ह्यूमन के बिहेवियर में बेटा वहाँ पर आपका जो साइंस है वो मैनेजमेंट में फेल हो जाता है। यानी कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो सेम हर जगह आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, हर जगह आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलना पड़ेगा। एम्प्लॉय के बिहेवियर में क्या सब एम्प्लॉय का बिहेवियर सेम होता है? क्या सब जगह हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या एम्प्लॉय खुश रहेंगे? नहीं ना, तो वो सबका अलग अलग होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, साइंस फेल हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट हमारा साइंस है और कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट हमारा साइंस नहीं है। इसलिए यहाँ बोला गया कि बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन के बिहेवियर को। कर सकते हैं बेटा प्रिडिक्ट? तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल फेल हो गया। तो दिस फीचर साइंस इज पार्शियल प्रेजेंट। यहाँ पर पार्शियल मींस क्या होता है? आधा साइंस है, आधा साइंस नहीं है। इसी में एक वर्ड यूज होता है इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस, समझ रहे ना? इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस हमारा है। इनएग्जैक्ट मतलब होता है कि आधा हमारा साइंटिफिकली है और आधा नहीं है, यानी आधा हमारा अनएक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? उसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे या इसको सोशल साइंस भी बोलेंगे। उसका मतलब वही होता है पार्शियल, मतलब ये कि एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके हमारा साइंस हुआ है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला तो हमारा क्या था? पूरा साइंस था। सेकेंड वाले में क्या हो? पार्शियल हो गया, आधा आधा, 50-50। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइंस होता है बेटा, जो भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, वो कहीं पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन में कहीं पर भी अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो उसका सेम रिजल्ट आता है। जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाए कहीं और बनाए तो वही आता है कि नहीं? सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता बेटा? होता है ना। लेकिन क्या मैनेजमेंट हमारा हर जगह अप्लीकेबल होता है सेम? क्या मैनेजमेंट अपना जो भी अपना टेक्निक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जो बनाया गया है, क्या उसको हर जगह अप्लाई करना पड़ता है? क्या हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? क्या कोई भी सिचुएशन में सेम टेक्निक मैनेजमेंट अप्लाई कर सकता है आकाश? नहीं कर सकता है। इसका मतलब यहां पर तो पूरा का पूरा साइंस नहीं हुआ हमारा मैनेजमेंट। देखिए बोला भी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट, हमारा नॉट एग्जैक्ट पूरी तरह नहीं है, लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इन नॉट यूनिवर्सल। मतलब कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो हर जगह अलग तरीके का मैनेजमेंट होगा। हम अपने कंपनी में अलग तरीके से करेंगे, आप अपनी कंपनी में अलग तरीके से करेंगे, सब कंपनी में अलग अलग तरीके से करेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या हो गया? यूनिवर्सल एप्लीकेशन फेक खत्म हो गया, ठीक है? तो इसलिए इसको कह रहा है सो दिस फीचर साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यानी थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है मैनेजमेंट, वो टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसलिए हम लोग इससे पहले पढ़े थे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि टाइम टू टाइम जैसा हमारा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमको अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो बदल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है बेटा? आपका 100% है, यहाँ पर क्या आपका 50% है, और यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया? 0%। यहाँ पर तो एकदम नहीं है। तो इसीलिए बेटा इसका एक कंक्लूजन है, जिसमें कंक्लूजन में लिखवा रहे हैं, उसमें ये कहता है कि इस सिचुएशन में हमारा जो मैनेजमेंट को साइंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, तो ये पता चला कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है। इट मीन्स कि क्या है बेटा? सोशल साइंस है या इनएग्जैक्ट साइंस है ना, या पार्शियल साइंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसमें कोई डाउट कहीं पर भी? इसको नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा कंक्लूजन उसका, जो हम लोग साइंस पे पढ़े थे हम लोग कि हमारा मैनेजमेंट में प्योर साइंस नहीं है। तो उसका एक कंक्लूजन, सबका कंक्लूजन बेटा जरूर देना है। तो कंक्लूजन क्या है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड प्योर साइंस, है ना? कैन नॉट बी कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किया कि हमारा प्योर साइंस है, या और क्या बोलते हैं इसको, या फिर या तो एग्जैक्ट साइंस है। क्लियर बेटा? ये बोला है कि ये बता रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है, ना तो कोई एग्जैक्ट साइंस है ना तो प्योर साइंस है, बट वी कैन कॉल, जिसको क्या बोल सकते हैं प्रिया, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस। क्लियर बेटा? सोशल साइंस का मतलब ये ऐसा साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है? और इनएग्जैक्ट साइंस इसको बोला जाता है। ये था कंक्लूजन।
अब एक छोटा सा बेटा डायग्राम है, ये आप लोग एग्जाम में बेटा जरूर दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए बेटा। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस बताएंगे 3 चीज़ की। हमारा पहला चीज़ ये बता रहा था कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना आयुष। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब जो स्टडी मटेरियल जैसे साइंस में होता है पहले स्टार्टिंग से जो दिया गया है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजमेंट में पूरा प्रेजेंट हुआ 100%। क्या बेटा, पूरा 100% प्रेजेंट हुआ। सेकेंड फीचर क्या बताया था कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी हमारा जो प्रिंसिपल होता है साइंस वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो क्या ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्या मैनेजमेंट वहां पर सक्सेसफुल है? नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या बोले, पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यहां पर क्या है, मैनेजमेंट में आधा, यानी आधा साइंस है आधा साइंस नहीं है। क्लियर। थर्ड फीचर क्या है कि हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी है। हमारा जो साइंस होता है ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। हर जगह अगर साइंस का एक्सपेरिमेंटेड जो भी अप्लाई करेंगे, कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज़ें, तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। जैसे न्यूटन्स लॉ वाला बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर अप्लाई करो, या कुछ भी आप साइंस का ले लो एक्सपेरिमेंट में, केमिस्ट्री वगैरह में, तो उसको कहीं भी अप्लाई करो बेटा तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। बट अगर इन केस ऑफ मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबका अलग अलग मैनेजमेंट करने का टेक्निक होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के डिसीजन बदलते रहता है। तो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि सबका सेम हम हर जगह अप्लाई करेंगे। तो इस दोनों के वजह से बेटा हमारा क्या बताया जा रहा है, इस दोनों की वजह से हमारा ये बताया जा रहा है कि हमारा जो साइंस है वो इन एग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है, मतलब हमारा प्योर साइंस मैनेजमेंट नहीं है। आई होप बेटा ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ेंगे और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से जानेंगे, उसका कंक्लूजन जानेंगे। ठीक, तो आई होप आप इसको, ये वीडियो आपको पसंद आया, उसको ज़्यादा उसको शेयर करिए, और जो नए लोग मेरे वीडियो में उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको डाउट हो मेरे कमेंट में आप बोल सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको दूँ, उसका डाउट्स क्लियर करूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।